मैं आशीष चौधरी परिवर्तन आईएएस बहराइच से। आज आपको भौतिक भूगोल भाग 1 की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास के संबंध में चर्चा की है। और ये पहला चैप्टर है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। और इस अध्याय में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ, कितने वर्षों पहले, और किस हिसाब से चरण दर चरण पृथ्वी का विकास हुआ और ये रहने लायक बनी। क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है, या बहुत ही एक तरह से जिज्ञासा का विषय रहा है वैज्ञानिकों में कि हमारी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो उसी के संबंध में इस चैप्टर में अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे क्या सिद्धांत रहे और ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत रहा है और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जिसमें प्रारंभिक अभिकल्पना अलग थी और आधुनिक अभिकल्पना में बिग बैंग थ्योरी के नाम से आपने सुना होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, जो कि सबसे सर्वमान्य मत है इस समय, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन उसके पहले भी कुछ मत रहे हैं जिनको हम अभी देखते हैं, और सारे मतों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कैसे कैसे कालखंडों में पृथ्वी का विकास हुआ। और एक सारणी का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कितने वर्षों में किस हिसाब से रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आरंभिक सिद्धांत जो रहा है वो एक निहारिका परिकल्पना के रूप में आता है। इसके लिए सबसे पहले तो खैर इमैनुअल कांट थे, एक दार्शनिक थे जिन्होंने इस परिकल्पना को दिया था, लेकिन उसमें संशोधन किया गणितज्ञ लाप्लेस थे 1796 में। इन्होंने एक निहारिका या नेबुलर हाइपोथेसिस दी। निहारिका आखिर है क्या? हम निहारिका वर्ड सुनते हैं नेबुला या नेबुलर हाइपोथेसिस में। तो निहारिका जो है वो हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों का संचयन है। और इस परिकल्पना में ये बताया गया कि पहले हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल थे और उनका धीरे धीरे संचयन हुआ, वो एक दूसरे से जुड़ते गए और उसके तहत ग्रहों का निर्माण हुआ, जो कि धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ ग्रहों का निर्माण। और यही सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। इसी परिकल्पना ने यह भी बताया कि किस प्रकार तारों का निर्माण हुआ। उन्होंने यही बताया कि यही हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे, जब ज्यादा संचयित हुए और ज्यादा जो है आकर्षित हुए एक दूसरे से, तो उनमें जो है आकर्षण की प्रक्रिया के दौरान जो है तमाम सारी रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हुई और उनसे तारों का भी निर्माण शुरू हुआ। लेकिन ये एक प्रारंभिक परिकल्पना है जिसका बहुत ज्यादा मत मान्य नहीं है, लेकिन तब भी हमको देखना तो नहीं है। इस मत में संशोधन किया 1950 में रूसी वैज्ञानिक आर्टो श्मिड ने और जर्मन कार्ल वाइलस्कर ने। उन्होंने निहारिका सिद्धांत को थोड़ा सा और परिष्कृत किया और उन्होंने ये बताया कि सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और जो धूलि कणों से बनी हुई थी। तो ये निहारिका का जो तत्व था वो मेन तत्व हाइड्रोजन, हीलियम और तमाम सारे धूल कण थे। और इनमें जब आकर्षण के कारण ये करीब आए और ये एक दूसरे से मिलते गए और उस निहारिका में जो आकर्षण हुआ उससे सूर्य और तारों का निर्माण हुआ। ऐसे ही तमाम सारे तारे निर्मित हुए और उनसे जो है फिर आगे जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन ये एक प्रारंभिक मत था जिसको बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। इसमें जो सर्वमान्य आगे चल करके जो सबसे ज्यादा मत मान्य हुआ वो था बिग बैंग थ्योरी, या एक प्रकार की विस्तारित ब्रह्मांड की थ्योरी। तो उसको देखते हैं आधुनिक परिकल्पना की बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ब्रह्मांड किस प्रकार से जो है बना। तो उसको मैं अभी बताता हूं आपको। अब देखते हैं आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या रहा है। तो इसमें आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है, जिसकी सबसे पहले अवधारणा 1927 में जॉर्ज लैमेटर ने दी। लेकिन इसके बारे में जो सबसे विस्तारित अध्ययन किया वो एडविन हब्बल थे, जिन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में सबसे विस्तार स्वरूप बताया। 1929 में एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत को प्रसारित किया और इसको इन्होंने रेडशिफ्ट सिद्धांत भी कहा। रेडशिफ्ट का एक थ्योरी है, वैज्ञानिक थ्योरी है, जिसमें ये उन्होंने बताया कि जो हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से विस्तारित हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं इस समय। यानी कि वो कभी न कभी एक बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट या बहुत ही छोटे बिंदु पर रही होंगी सारी की सारी,
और उस एकाकी बिंदु में विस्फोट हुआ होगा बड़ा, और उससे आकाश गंगाएं जो है निकली, पदार्थ बना, और वो पदार्थ यूनिवर्स के निर्माण में काम आया, और जिससे परमाणु का निर्माण हुआ। और ये एक परिकल्पना है, क्योंकि इन्होंने देखा कि आज जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से खिसक रही, एक दूसरे से प्रसारित हो रही हैं, विस्तारित हो रही हैं। इसीलिए इन्होंने इस चीज को अवधारणा बना करके, अपने रेडशिफ्ट सिद्धांत को अवधारणा बना करके ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत दिया, जिसकी 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई हैं। लेकिन आप इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझ लीजिए, जैसे एक गुब्बारा लिया हमने और उस पे छोटे छोटे गोले मार कर दिए हमने। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गुब्बारा था पहले जो खुला नहीं था, और हमने छोटे छोटे गोले मार कर दिए। अब इसमें जब हम हवा भरेंगे तो ये एक बड़ा स्वरूप लेगा, और ये जो मार्किंग है ये एक दूसरे से दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, ये जो हमने मार्क किया है ये गोला भी बढ़ेगा, तो इनको हम आकाश गंगाएं मान लें अगर, तो एक तथ्य इसमें नहीं मान्य है। इन्होंने ये बताया कि आकाश गंगाओं में तो एक दूसरे से विस्तार हो रहा है, ये तो एक दूसरे से विस्तारित हो रही हैं, लेकिन आकाश गंगा के अंदर विस्तार नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सका है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आकाश गंगाएं तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन आकाश गंगा खुद में जो है वो विस्तारित नहीं हो रही है। तो इस पर अभी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, इन पर अध्ययन चल रहा है। बहुत ही बड़ा विषय है अध्ययन का, और एक आधुनिक विषय है आज के आने वाले समय में कि ब्रह्मांड किस तरह से बना और किस तरह से विस्तारित हुआ। लेकिन अभी हम जो अध्ययन के तहत जो बातें बताई गई हैं उनको मैं बताऊंगा कि ब्रह्मांड का विस्तार जिन 3 अवस्थाओं में हुआ है वो। अब देखते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार की कौन सी 3 अवस्थाएं थी निम्नलिखित। तो देखिए, एक ये हमने फिगर बनाया हुआ है, ये एक एकाकी परमाणु की अवधारणा थी कि एक बहुत ही छोटी जगह पर सारा का सारा ब्रह्मांड का जो भी मटेरियल था, जो भी पदार्थ था वो इकट्ठा था। और पहली अवस्था में ये जो एकाकी परमाणु था ये इसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, तापमान व घनत्व अनंत थे। मतलब एक बहुत छोटी जगह पर बहुत छोटे आयतन में बहुत अनंत घनत्व और अनंत तापमान की चीजें जो हैं वो एक ही बिंदु पर थी। और उसमें फिर बिग बैंग हुआ, भीषण विस्फोट हुआ, इसी को हम बिग बैंग बोलते हैं। बिग बैंग के बाद इसका विस्तार शुरू हुआ, और ये 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है जो आज वैज्ञानिकों ने बताई है। जब ये विस्फोट हुआ तो इसमें पहले तो पदार्थ निकले, उनके एंटी मैटर भी निकले, और उन पदार्थों के निकलने के विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ही परमाणु का निर्माण हो गया। और वो परमाणु फिर धीरे धीरे आगे चल करके उसने पदार्थ का निर्माण किया, और यही पदार्थ धीरे धीरे फैलते हुए आकाश गंगाओं के निर्माण में इसने अपनी भूमिका दी। तारों का निर्माण हुआ, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, और उसके बाद फिर सौरमंडल वगैरह के निर्माण के बाद तमाम सारी आकाश गंगाओं में तमाम सारे सौरमंडलों का निर्माण हुआ। तो यहाँ जो दूसरी जो प्रक्रिया थी भीषण विस्फोट, इसी को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो टाइम है वो है 13.7 अरब वर्ष पहले। फिर बिग बैंग जब हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले, उसके 3 लाख वर्षों के दौरान पदार्थ का निर्माण शुरू हो गया, और इस प्रकार आगे चल के तारों का निर्माण हुआ। अब आइए देखते हैं कि तारों का निर्माण, अब देखते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ, जो बिग बैंग थ्योरी के बाद की आगे की जो प्रक्रिया चली वो कैसे चली। जैसे जब बिग बैंग हुआ और पदार्थ का निर्माण हुआ तो शुरुआत में तो पदार्थ का वितरण समान था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जो है उनके घनत्व में भिन्नता आने लगी, और घनत्व में भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई। जो पदार्थ के घनत्व थे वो अलग अलग घनत्व के पदार्थ बने, तो उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। और जब घनत्व में भिन्नता आई और गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई तो पदार्थ एक दूसरे से आकर्षित हुए और उनका एकत्रण शुरू हुआ पदार्थों का, क्योंकि जब एक दूसरे को आकर्षित करने लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण तो उनमें एकत्रण शुरू हुआ, और यही एकत्रण आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए सहायक हुआ बना। और इसी से गैलेक्सीज का या आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ पदार्थों के एकत्रण से। और ये एकत्रण क्यों हुआ? घनत्व में डिफरेंस के कारण, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया में शुरुआत हुई। अब आकाश गंगाओं का जो निर्माण हुआ वो हाइड्रोजन गैस के बने जो विशाल बादल थे उनके एकत्रण या उनके संचयन से हुआ, जिसे ही नेबुला या निहारिका कहा गया।
तो ये जो निहारिका है वो एक्चुअली में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों आदि का जो संचयन हुआ, उनसे जो है ये निहारिका का निर्माण हुआ। फिर जब निहारिका बढ़ी, निहारिका में और आगे की जो प्रक्रिया आई, तो यही जो गैसीय पिंड थे वो और संचयित हुए और गुंठित हुए और जो है उनमें झुंड के झुंड विकसित हुए। तो इस निहारिका में विभिन्न विभिन्न जगहों पर ये जो गैसीय पिंड थे, इनका जब संचयन हुआ, ये इनके जब झुंड बनने लगे, तो ये जो झुंड थे यही बाद में तारों के विकास के रूप में या तारों के रूप में सामने आए। तो ये जो निहारिका है वो हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचयन से बनी और फिर गैसों के झुंडों के विकसित होने से गैसीय पिंडों का निर्माण हुआ। ये गैसीय पिंड थे जिनमें हाइड्रोजन हीलियम गैस थी और तमाम सारे धूलिकण थे, और उन गैसीय पिंडों से धीरे धीरे तारों का निर्माण हुआ। उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रियाएं हुई जिनसे उनमें जो ऊर्जा की विकसित हुई, और ये जो तारों का निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले की प्रक्रिया है। अब जब तारों का निर्माण हो गया तो इसी प्रक्रिया के चलते ग्रहों का भी निर्माण हुआ, और उसको देखते हैं ग्रहों का निर्माण किन अवस्थाओं में हुआ जो है जी। तो अभी जैसे बताया हमने, आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण हुआ, और आकाशगंगाओं का विस्तार बहुत बड़ा है, इसमें असंख्य तारे हैं। एक आकाशगंगा का व्यास जो है वो प्रकाश वर्ष में है, मतलब लाखों प्रकाश वर्ष यहाँ दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो मतलब एक तारों, दो तारों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्षों में हैं, और एक आकाशगंगा के अंदर जो है बहुत सारे तारे, असंख्य तारे हैं, और उनका अपना एक मंडल है जो कि सौर मंडल के नाम से भी हम जान सकते हैं। जैसे हमारा सौर मंडल है, सूर्य हमारा तारा है और उसके तमाम सारे ग्रह हैं। अब हम देखते हैं कि तारों के बाद ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो उसकी प्रक्रिया भी है, 3 अवस्थाएं हैं मेन जो है ग्रहों के निर्माण में भी। जैसे तारे जो थे वो गैसों के गुंठित झुंड के कारण उनमें प्रक्रियाएं हुई जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसे ही जो गैसीय बादल थे उनमें क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड मतलब एक गुंठित पदार्थ, एक गुथित पदार्थ जो थोड़ा सा डेंस पदार्थ। इन गैसीय बादल के संचयन से क्रोड का निर्माण हुआ, और ये गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्त्रियां विकसित हुई। मतलब इन क्रोड के चारों ओर जो धूल कण थे और जो गैस थी वो एक तरह से संचयित हुई, जिनसे तस्त्रियों का विकास हुआ पहले शुरुआत में। और ये 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले इन तस्त्रियों का निर्माण हुआ। दूसरी अवस्था में यही जो गैसीय बादलों का जो संघनन प्रक्रिया हुई, उसके तहत क्रोड बढ़ना शुरू हुआ। इस क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हुए। तो इस क्रोड को संघनन के द्वारा ढकते गए और एक छोटे छोटे गोले बनते गए, और इन छोटे गोलों में संघनन प्रक्रिया जो होती है, अणुओं के बीच में आकर्षण बल, इसी को संघनन प्रक्रिया कहते हैं। और अणुओं के बीच में आकर्षण बल के कारण जो ये संघनन प्रक्रिया शुरू हुई, उनसे ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। तो प्लैनेटेशन जो ग्रहाणु जो बने जो है, यही ग्रहाणु जो है गुरुत्वाकर्षण और संगठन के कारण, एक दूसरे के कोलिजन के कारण थोड़े बड़े ग्रहाणु या बड़े पिंड बनाने लगे, और उन ग्रहाणुओं के संवर्धन से धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। वही ग्रहाणु आपस में गुरुत्वाकर्षण से मिलते गए, और फिर धीरे धीरे 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले जो है इन ग्रहों का निर्माण हुआ। तो शुरुआत में हम ग्रह की अगर अवधारणा को देखें तो ये कुछ नहीं थे, ये गैसों के पिंड थे एक तरह से, और जिनमें धूल कण और तमाम संघनन प्रक्रिया के तहत छोटे छोटे ग्रहाणु, छोटे छोटे पिंड एक दूसरे से संगठित हो करके, एक दूसरे से कोलाइड कर करके और एक बड़े आकार के रूप में आए, और ये यहीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो एक प्रक्रिया में हमने देखा, पहले बिग बैंग आया, निहारिका के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक संचयन हुआ, जिसमें बिग बैंग के बाद निहारिकाएं बनी। निहारिकाओं में संचयन के स्वरूप जो है तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण की प्रक्रिया के ही तहत जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से फिर तमाम सौर मंडलों का निर्माण हुआ। तो अब हम जो है आपको नेक्स्ट अध्याय में ये बताएंगे कि किस प्रकार हमारे सौर मंडल का विकास हुआ, और उस सौर मंडल में पृथ्वी का कैसे विकास हुआ। जैसे हमारा सौर मंडल है, आज 8 ग्रह हैं, और पहले कभी 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनिट ने जो है एक सम्मेलन किया, और जिसमें क्षुद्र जो छोटे ग्रह थे, बौने ग्रह, उसमें 2 ग्रह थे, एक प्लूटो हमारा और एक UB 313 ग्रह, उसको ग्रहों की श्रेणी से अलग किया गया, और आज हमारे 8 ग्रह हैं,
जिनमें से 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं और 4 को गैसीय या जवाइन ग्रह कहते हैं। ऐसा इसलिए क्यों कहते हैं इनको पार्थिव या टेरेस्ट्रियल ग्रह और क्यों उनको जोवियन ग्रह बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट अध्याय में आपको डिस्कस करेंगे। ग्रहों के बारे में जानकारी देंगे कि क्या क्रम उनका रहा है, कैसे वो उनका निर्माण हुआ है, फिर उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति पर विशेष अध्याय रहेगा। तो दूसरा अध्याय अब हमारा जो आएगा उसमें सौर मंडल और सौर मंडल से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद।